हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके माध्यम से हम रिवीजन करेंगे जीएस पार्ट का, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी करेंगे इसमें। तो इसमें इस लेक्चर में आपको अंत तक बने रहना है, बिना स्किप के देखना है, क्योंकि इसमें एक हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होगी जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई होगी। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही कथन का पता लगाएं। सही कथन का पता लगाएं। स्टेटमेंट पहला है, शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसी उत्पत्ति भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में हुआ है। सही है। भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी है जो है नाट्य शास्त्र। उसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा लिखा गया है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा का किसमें है? भरत मुनि की लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र में। ये राइट हो जाएगा। इसका भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। गलत। उड़ीसा में तो उड़ीसी की हुई, भरतनाट्यम है तमिलनाडु की। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है प्रदेश। और ओडिसी का है ओडिसी। उड़ीसी का है उड़ीसी। मणिपुरी का, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी का है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है आसाम का। इसमें तो केवल एक सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा सत्य है। नेक्स्ट है, नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया? ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया? 1885, 1910, 1897 या 1927? तो ब्रिटिश सरकार ने 1910 में भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, भांगड़ा, गरबा या धानागरी गजा? तो घूमर है राजस्थान का। भांगड़ा है पंजाब का। गरबा है गुजरात का। गुजरात में अब कौन कौन से हैं? सिद्धि, धमाल है। राजस्थान का कालबेलिया। कालबेलिया है। और कौन से? घूमर है, कालबेलिया है। और कौन से? भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब पंजाब का है। गरबा है गुजरात का। धानागरी गजा है, ये महाराष्ट्र का। धानागरी गजा है। लेजिम है। धानागरी गजा लेजिम। तमाशा है। धानागरी गजा है, लेजिम है, तमाशा है। पोवाड़ा है। नकटी और नकटा है। कोहली है। नकटा कोहली, गौरी चलिता है। नकटा कोहली, गौरी चलिता है। नराली पूर्णिमा है। नराली पूर्णिमा तो वो है। बांध्या मुरली है। बांध्या मुरली है। लेजिम है, तमाशा है, पवाड़ा है, नकटा कोहली है, गौरी चलिता है, बांध्या मुरली है। ये कहाँ के और ये है महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के। उसके अंदर गोवा की कौन कौन से हैं? देखनी है। देखनी। उसके बाद में घोड़े मोदनी है। घोड़े
मोदनी देखनी है, घोड़े मोदनी है। उसके बाद एक और है, खोल ढकनी है, कुन कुनबी कुनबी, उसके बाद में कुनबी, कुनबी, गो, रणमाली, रणमाली, रणमाली देखने, कुनबी, ये इतना है गोवा का। इसके में आगे बढ़ते हैं। दीवाने इंसा किससे संबंधित है? तो हम हिस्ट्री में लेके चलते हैं, कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से। हिस्ट्री में लेके चलते हैं दिल्ली सल्तनत से। हिस्ट्री में लेके चलते हैं दिल्ली सल्तनत से। बाकी सब शुरुआत से एकदम करते हैं शुरू। तो दीवाने इंसा किस चीज से संबंधित है? आर्मी, धार्मिक मामला, वित्तीय या डाकघर। तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 10 तक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। लाहौर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। पोलो खेलते वक्त ये गिर गया था, घोड़ा ने इसे कचर दिया। मतलब घोड़ा उसके ऊपर हो गया, तो इसलिए 1210 में इसका देहांत हो गया। मतलब इसकी मृत्यु 1210 में हो गई। इसने क्या, इसे क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पील बख्श। उपाधि कहते हैं पील बख्श, लाख बख्श। लाखों का दान ले रहा था, इसलिए इसे लाख, पील बख्श, लाख बख्श। और कुरान का, क्योंकि इसे कुरान याद था। कुरान, हाँ। इसने क्या क्या शुरू की थी, क्या क्या बनवाया था? तो इसने सबसे पहले कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कब? 1199। और इसी 1199 की, इसी मतलब 12वीं सदी में ही, 12वीं सदी में ही क्या बनवाया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसकी याद में बना था? इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 73 मीटर है। 73 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है। इसने शुरू कराया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था पूरा, और इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने कराया था। पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इधर लास्ट वाली जो मंजिल है ऊपर, पांचवी, उसको फिरोज तुगलक ने बनवाया था, एफएस की। और इसने मरम्मत भी कराई थी जब बिजली गिर गई थी तो। लास्ट, मतलब लास्ट मंजिल स्टोरी। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई? 1206 में। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे क्या कहते हैं? पील बख्श, लाल बख्श, कुरान का कहते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार बनवाया। इसने लाहौर राजधानी बनवाई थी। पोलो खेलते से गिर गया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। और ये इसके क्या कहते हैं, इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था आराम सा, इसका बेटा। लेकिन वो 8 महीने तक चला था केवल। आराम सा, आराम सा। कब से कब तक चला था? वो 1210 से, मतलब 11 तक लगभग रही था। 1211 से 1211 तक। उसके अंदर 1211 से 1236 तक कौन आया था? 1236 तक इल्तुतमिश। इसको हटा दो। इल्तुतमिश आया था, इल्तुतमिश आया था 1206 से 1236 तक। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में लेते हैं। इल्तुतमिश
इल्तुतमिश ने क्या क्या पहले किया था? सबसे पहले क्या किया था? इसने मंगोलों से बचाया था, मंगोलों से बचाया था अटैक करने के लिए, जब मंगबरनी आया था। जियाउद्दीन मंगबरनी, जियाउद्दीन मंगबरनी, जियाउद्दीन। जियाउद्दीन जब मंगबरनी जब इसके पास शरण कर लेने की आया था तो उसको मना कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे मंगोल लगे हुए थे। तो मंगोलों मतलब इसलिए मना कर दिया, उसके बाद मंगोल को भी लेटर दे दिया, हमने इसे शरण नहीं दिए। नंबर एक। नंबर दो, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अपने बेटे की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नसीरुद्दीन सुल्तानगढ़ी का मकबरा नसीरुद्दीन नाम था। उसके बाद में क्या बनाया था इसने? सिल्वर टंका कॉपर जीतल, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल के सिक्के चलवाए थे, कॉइन। उसके बारे में और आगे देखेंगे भी। तो देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासन मतलब शासनकाल किसके समय हुआ था? मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी या नसीरुद्दीन? तो इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1342 में बहमनी साम्राज्य की। तो इसके बारे में हम बहमनी विजयनगर के बाद में भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं, वो गुलाम वंश खत्म कर लेते हैं पहले। तो 1236 से 1236 तक किसका था? काल का था। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का था। जब ये मर गया तो इसके बाद इसका बेटा आया था, लेकिन इसके वो क्या वसीयत करके गया था, वसीयत करके गया था कि मेरी बेटी को बनाना, रजिया को बनाना। तो जो 40 तुर्क सरदार थे, 40 तुर्क सरदार किसने स्थापित किया था? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 लोगों का, 40 तुर्क लोगों का, 40 तुर्क सरदार थे जो तुर्क थे। ये उससे मतलब डिसीजन लेने के लिए बनाए थे, एडवाइजर थे। तो उन लोगों ने रजे को शासन करने के लिए नहीं किया शासन, रजे सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पे बैठने नहीं दिया। उसके बाद में जब रजिया सुल्तान ने ये लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के सामने मतलब इल्तिजा मतलब वो कहते हैं न्याय के लिए खड़ी हुई, तब उनको न्याय मिला और ये रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उनका शासनकाल कब से कब तक है? 1236 से 1240 तक। इसमें इन्होंने क्या किया था? 1236 से 1240 तक ये सबसे पहले भटिंडा, ये मलिक अल्तुनिया यहाँ पर था दिल्ली, यहाँ पंजाब के पास मलिक अल्तुनिया जो है इनके शासनकाल में ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये इक़्तिदार सबसे मतलब एक बड़ा इक़्तिदार हो गया था और ये टैक्स देने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे अटैक कर दी, चढ़ाई कर दी। तो शुरुआत में तो रजिया जीत रही थी, लेकिन अंत में रजिया हार गई थी। तो वैवाहिक संबंध होने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो हरियाणा के कैथल में इनको डाकुओं ने मार दिया, दोनों लोगों को। उसके बाद में 40 तुर्क सरदार ने इसके बाद इसके दूसरे को बना दिया, क्या सुल्तान बना दिया। तो इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि रजिया अगर महिला न होती तो बहुत ही अच्छा सुल्तान या शासक होती इतिहास में। उसके अंदर गुलाम वंश के बाद रजिया सुल्तान के बाद एक मतलब ठीक ठाक आया था बलबन, बीच में बहुत है, लेकिन सबसे योग्य जो था बलबन आया था। इसका शासनकाल 1266, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बलबन है। गुलाम वंश के बारे में किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुतमिश से, रजिया सुल्तान से, बलबन से, गुलाम वंश के बारे में। और नसीरुद्दीन थोड़ा बहुत बस, ज़्यादातर बलबन से और रजिया सुल्तान से, इल्तुतमिश से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, इतने में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1266 से 87 इसका शासनकाल हो जाएगा। और इसने क्या क्या लागू किया था? इसने नवरोज लागू किया, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस लागू किया, नवरोज, सिजदा और पैबोस। और इसने अपने विद्रोहियों के खिलाफ
रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह, लौह की नीति अपनाई। इसके शासन, बलबन के शासनकाल के समय 1293 में, 79 में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो इसको इसने मार दिया था। और मतलब बहुत चौराहे पे लटका दिया था, बहुत मतलब अजीब तरीके से मारा था। तो उसके बाद में 1279 में, 1279 में तुगरिल खान को निपटा दिया। रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये हुआ बलबन के बारे में। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में उलेमा शब्द का अर्थ क्या है? दिल्ली सल्तनत में उलेमा, उलेमा किसे कहते थे? धार्मिक गुरु, सेना कमांडर, राजस्व अधिकारी या पोस्ट मास्टर? तो धार्मिक गुरु को उलेमा कहते हैं। ये एमटीएस में पूछा गया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश किसकी बेटी थी? कुबरा खान, हरखा खान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, सफीका जय, सफीका जय। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा जो है 1235 में ही बनवा दिया था, मतलब अपने हयात में ही मकबरा बनवा दिया था। बस इसके बारे में और क्या है, गुलाम के बारे में ज़्यादा यही है। बलबन ने दीवान अर्ज लागू किया था। दीवान दीवान अर्ज, दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। ये किसने लाया था? बलबन ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तहत भारत के मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। वो कौन था? मतलब ये कौन सा टैक्स था जो मुसलमानों पर लगाया गया था? तो फिरोज जजिया। जजिया तो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। जजिया को किसने लागू किया था? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था, तब लगा दिया था। जक़ात जो है मुसलमानों को देना था। जक़ात जो है मुसलमानों पर लगाया गया टैक्स था, धार्मिक टैक्स। नेक्स्ट है, ममलूक शैली किससे संबंधित है? ममलूक वंश या गुलाम वंश, दोनों एक ही मतलब है। ममलूक या गुलाम वंश दोनों। एक बार देख लेते हैं। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, फिर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, फिर 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, फिर 1414 से 1414 सैयद वंश। 1451 से 1526 तक कौन था? लोधी। फिर 1526 से 1857 तक गुलाम। 1857 से ही कठपुतली का पोस्ट था। मैं औरंगजेब तक था, मतलब। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? अभी हमने बताया इल्तुतमिश का मकबरा 1235 में अपने हयात में ही बनाया था। कब बना था? 1236 में। तो 1235 में ही बनवा लिया था इसने अपना मकबरा। नेक्स्ट है, इसी वक्त देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, युद्ध। तो सबसे पहले
1191 में 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद में 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। 1194 में चंदावर का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ था? 1191 में तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के मध्य हुआ था। तो कौन विजयी होता है? पहले पृथ्वीराज विजयी हुए थे, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय इन्हें कहते हैं। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो गौरी गौरी जीत गया था। गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, गौरी जीत गया था दूसरे में। 1192 में 1194 में फिर जयचंद और गौरी का मध्य हुआ। जयचंद और गौरी के मध्य हुआ था, तो गौरी इसमें जीत गए थे, जयचंद हार गए थे 1194 में। नेक्स्ट है कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? तो पहले ही हमने देखा था पहले स्लाइड में। कब बनी? तो 1192 अठानवे 99 में। तो वही है, मतलब 12वीं सदी में। कुबतुल इस्लाम मस्जिद कब कब बनी? तो 12वीं सदी में। उसके बाद यहीं पे 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे? ये अजमेर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पॉलिटिक्स लेके हैं। भारतीय संविधान किसने लिखा था? भारतीय संविधान को अपने हाथों से अंग्रेजी में किसने लिखा था सबसे पहले? HVR अयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत वेद या SN मुखर्जी? तो प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने जो है अपने हाथों से लिखा था। और बसंत कृष्णा बसंत वेद ने हिंदी में लिखा था। और नंदलाल बोस ने इसे डिजाइन की थी। नंदलाल बोस ने डिजाइन की थी, मतलब आर्टिस्ट जो उसमें कलाकार हाँ हुआ था, वो नंदलाल बोस ने किया था। तो इसमें देख लेते हैं भारतीय संविधान किसने लिखा। तो भारतीय संविधान के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। शुरू से एकदम संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। उसके बाद में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर में। नवंबर 1946 में गठन। नवंबर 1946 में नवंबर 1946 में गठन हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में गठन, मतलब पहली बैठक हुई थी। तो इसके हेड कौन थे, मतलब चेयरमैन कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर। फिर 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने स्थायी अध्यक्ष। फिर 1946 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसने लाया? जवाहरलाल नेहरू ने लाया उद्देश्य प्रस्ताव। इसे कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। और अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम 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 सरकार कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अस्थायी सरकार बन गई थी, मतलब अंतरिम सरकार।
आगे के बारे में आगे जानकारी लेते रहेंगे। सर इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, प्रेम बिहारी नारायण आर्य, संघ, ये कोई दूसरा था, ये समाजवाद। तो संघवाद का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद का कोई उल्लेख नहीं है। और इस ऐसे ही मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल 352 आर्टिकल में। मंत्रिमंडल का उल्लेख, एक क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रिमंडल का उल्लेख 352 में। ऐसे ही बजट का कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द कोई नहीं है संविधान में। फिर क्या है उसके जगह पे? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से आर्टिकल में? 1 नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक किस एक्ट से लिया गया है या किससे लिया गया है? 1919, मार्ले मिंटो से कहते हैं, मार्ले मिंटो। इसमें क्या होता है, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। 1935, 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या हुआ था, इसमें राज्य में द्वैध शासन लागू हो गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 1947 में। कुछ नहीं तो ये 1935 के जो अधिनियम था, 1935 में जो एक्ट मतलब बना था, उससे ज़्यादातर मतलब लिए गए हैं। उसमें से क्या हुआ कि जब 1935 में बनाया गया था मतलब बनाया गया था, जब हमारा संविधान बनने लगा है, तो उसमें से 1935 के एक्ट में से बहुत से रेजुलेशन मतलब लिए गए हैं से काफी, उसे कहते हैं इसलिए ब्लू प्रिंट कहते हैं, संविधान का ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट कहते हैं 1935 के एक्ट को ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसमें से क्या हुआ, 1935 के अधिनियम से म्यांमार को अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। फेडरल कोड बनाया गया 1935 के नाम से, 1937, सब ये सब काम 1937 में। और फेडरल कोड बनाया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, और 1937 में चुनाव हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया? किस वर्ष? 1950, 1948, 1900? तो भारतीय संविधान को बनने में लगा क्या वर्ष, कितना समय? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, इतना टाइम लगे बनने में। और जब बन के तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। तो हमने कब अपनाया, मतलब 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान, मतलब संविधान नहीं, हम संविधान, भारतीय संविधान लागू किया। और इसमें अपनाए कब? 26 नवंबर 1949 को। इसी में देखते हैं हमने झंडे को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। और 24 जनवरी को, 24 जनवरी को क्या क्या हुआ इसमें देखते हैं, इसमें बहुत चीज हुआ था। सबसे पहले क्या देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसमें राष्ट्रपति बने, एक। नंबर 2, इसमें राष्ट्रगान ग्रहण मतलब राष्ट्रगान लिया, राष्ट्रगान मतलब लिया गया इसी मतलब 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत भी लिया गया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति पद, मतलब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब बने? 24 जनवरी 1950 को ही। और 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था। ठीक।
आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो इसको हमने अभी पढ़ा है। पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें राजेंद्र प्रसाद, इसमें मतलब अस्थायी थे, इसमें अस्थायी थे। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। फिर 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पे कौन सा राज्य स्थित है। कर्क रेखा पे कौन सा राज्य, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो देखते हैं हम। देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे है ऐसा है कर्क रेखा ऐसे। तो सबसे पहले है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा, ये यहाँ पे त्रिपुरा पहले है, फिर मिजोरम। तो केवल 8 राज्य हैं, 8 राज्य। गोवा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्य कर्क रेखा पर हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और यही कर्क रेखा है। और उसके बाद में मकर रेखा कितने पे है, 23.5 साउथ पे है मकर रेखा। और 0 डिग्री पे है इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, रेड क्लिफ, डुरंड या इंदिरा पॉइंट। तो देखते हैं, मैकमोहन है भारत और चाइना के बीच, रेड क्लिफ है पाकिस्तान के बीच। इंडिया प्लस अफगानिस्तान। इंडिया भाई, इंदिरा पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे है इंदिरा कॉल, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। इधर है किबीटू, इधर है पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गुहार मोती। ये याद रखिएगा, सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्व में किबीटू, सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गुहार मोती। यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, 32-14। यहाँ से यहाँ तक 29-35 किलोमीटर है। और पूरा एरिया कितना है भारत का, 3,87,263 किलोमीटर। 3,87,200 किलोमीटर, 263 किलोमीटर स्क्वायर में भारत का एरिया है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसको कितने परसेंट भूमि मिली है पूरे विश्व में, 2.4% मिली है। कितना है, 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसके तटीय राज्य कितने हैं। तटीय राज्य है 9, 9 तटीय राज्य है। इसमें सबसे बड़ी सीमा किसकी है, गुजरात की है। इसमें मतलब ये फिर तमिलनाडु के है, फिर आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में कितने राज्य, कितने देशों से, कितने इसके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के पड़ोसी देश। ये देश कितने हैं भारत के, 7 पड़ोसी देश से। सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे सजा करती है, सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश।
बांग्लादेश से सजा करते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के पिता कौन है? माल्थस सेन, एडम स्मिथ या जैन मेनार्ड कीन्स? तो अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ है। इन्होंने 1776 में लिखी कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने बुक लिखी है। पोवर्टी एंड अनबिल्ड रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने लिखी कौन सी? पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट बुक? कौन कौन सी? सबसे पहले है कुली। कुली अक्रॉस द ब्लैक वाटर। क्रॉस द कुली क्रॉस द ब्लैक वाटर। ये किसकी है? मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद। और द शेडो लाइन किसकी? द शेडो लाइन इन कस्टडी किसकी है? द शेडो लाइन किसकी है? इन कस्टडी किसकी है? द शेडो लाइन किसकी है? अमिताभ घोष की है। अमी अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष। इनका स्टडी किसकी? अनीता देसाई की। स्टडी है पिंजर है। पिंजर अलग है। इनका स्टडी है क्लियर लाइट ऑफ ब्लू डे है। क्लियर लाइट ऑफ क्या लेते हैं? डॉलर बहू किसकी? सुधा मूर्ति की। डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति की। डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति के। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की है। और कौन सी? प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग इट माई प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की है। कोशिका प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, गांधी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। गांधी बॉडी से क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस या ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। इन्होंने कोर कोशिका की खोज की थी, मतलब मृत कोशिका की खोज। और जीवित मतलब लाइव कोशिका की खोज किसने की थी? लीवन हॉक। एंटोनी वन लीवन हॉक। लाभ की एक जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में स्लाइड कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1838 पैंतालीस में स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं
स्वान, सलाडे एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, मतलब केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं, तो रेनिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, यहाँ पे सिन सिन लगा है, तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिन और इरेप्सिन, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, यहाँ पर लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या, आत्महत्या की थैली से जैसे कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते सकते हैं, हाँ, आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, यहाँ पर देख लेते हैं बड़ी, बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग, ओस्ट्रिच एग। उसके बाद में सबसे छोटी किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइको, ये हो गया। अब हम लेते हैं मानव में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ये है सबसे बड़ी स्पर्म, सबसे छोटी होती है स्पर्म, सबसे छोटी। और बड़ी कौन सी होती है, ओवम, ओवम होती है बड़ी। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, न्यूरॉन, न्यूरॉन की होती है लॉन्गेस्ट, न्यूरॉन, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट होती है। सबसे देखते हैं पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, कब की, 1665 में। जीवित कोशिका की, लीवन हॉग ने, कब की, 1674 में। उसके बाद में देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की, मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी ओवम, सबसे लंबी न्यूरॉन की कोशिका। प्रोटीन का कौन कौन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन की वजह से। इरेप्सिन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद देखते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1838-39 में। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बैक्टीरिया की खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये रहा 24 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहा। इसके माध्यम से हमने प्रैक्टिस की, हर एक सब्जेक्ट पे आप प्रैक्टिस किए, और हर एक सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन लेकर आया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके माध्यम से हमने रिवीजन किया उस टॉपिक का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको एग्जाम देने जाने से पहले प्रैक्टिस सेट करके जरूर एग्जाम दें। इसमें देखते हैं प्रैक्टिस में, मतलब शुरू कर आरम्भ करते हैं, लगभग इसमें 30 सेट करेंगे। 30 सेट में हम पूरा कवर कर देंगे। तो यहाँ हम 30 सेट करेंगे। तो आज हमने पहला सेट किया है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए इस लेक्चर से। आपको बहुत बेनिफिट होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और इसके माध्यम से प्रैक्टिस ही, हम जितना भी पढ़ लें कोई मायने नहीं रखता, हम जितना प्रैक्टिस करें, जितना हम रिवीजन करें, ये मायने रखता है। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और पहले आप देखेंगे कि हाँ कितना क्वेश्चन बन गए थे, आज आपने कितना क्वेश्चन किया है, 20 में से कितना क्वेश्चन किया, कमेंट में बताइए। और पहले आप मतलब पॉज कर दीजिए कि हाँ पहले अपने अपना आंसर दीजिए, उसके बाद में आंसर देखिए। ये नहीं कि पहले मेरा देख ले, पहले आप अपना देखिए कि आ रहा नहीं आ रहा है, कितना आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आप कमेंट में इसको जरूर लिखा करें। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरा लेक्चर जो है दूसरा से
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने से पहले। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।